सो हे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिज़ायर एजुकेशन पे। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक और वीडियो बनाया था, वो फर्स्ट चैप्टर था, और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, देख लीजिए। नहीं मन तो मत देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो उससे भी अच्छी बात। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, तो एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगा कि ये चैप्टर का फ्रंट पेज है। मैं इसलिए दिखाता हूँ, हर बार दिखाता हूँ, पिछली बार भी दिखाया था, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने सही में मतलब सोर्सेस से आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, मैं बार बार दिखा देता हूँ उनको। इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि देखिए भाई, कई लोग कहते हैं कि आप बुक में देखते नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, कमेंट्स बहुत ख़राब आते हैं। सो उसी लिए मैंने बोला कि ठीक है, अब बुक ही में देख के मैं पढ़ाऊँगा। मतलब बुक में एक नज़र मैं देख लूँगा कि आपको पता चले कि मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अदर रिसोर्स नहीं है। ये आपके लिए नहीं था, एक कोई और 2-3 लोग हैं उनके लिए था। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बुक में ही देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तारीख को केम इनटू फोर्स आया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने फोर्स में आया। एक सेकंड मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल थोड़ा सा बदल लेता हूँ, ताकि मुझे इस तरीके से लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। हाँ, अब थोड़ा सा सही है, शायद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो पहला देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने फोर्स में आ गया एकदम अच्छे से। इससे पहले क्या कहानियाँ हुई थी मैंने सब कुछ बताया है इससे पिछले वाले वीडियो में। लेकिन फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है। किसके चलते? कुछ यूनिक फीचर्स के चलते, कुछ बेसिक फीचर्स के चलते। वो 11 फीचर्स हैं आपके चैप्टर में। 11 फीचर्स दिए गए हैं, उसमें सारे 11 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो यूनिक फीचर है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड लेंदी है। लेंदी मतलब लंबा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए, रिटन मतलब देखिए, इन यूएन जो है, यूएन में बोला हूँ, यूएसए भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। यूएसए भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो इंडिया भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बुकिश फॉर्म में अवेलेबल है, एक बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, तो वहीं तो रिटन होगा तभी तो। और अगर आप कहेंगे कि अनरिटन कौन सा एग्जांपल है भाई, कौन सा ऐसा देश हो गया जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, तो वो है इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड वो देश है, वो कंट्री है जो अनरिटन रखता है। क्या रखता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप क्वीन विक्टोरिया को जानते हैं, तो वो इंग्लैंड की ही है, तो अभी तक राजा महाराजा सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो रिटन मतलब ये बुक फॉर्म है। अब लेंदी मतलब क्या? देखिए, लेंदी मतलब बहुत लंबा। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? वर्ल्ड का लेंदीएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी वर्ल्ड में इतना लेंदी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होगा, समझे। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को, इतना भी मतलब वो मत समझिए, बहुत ज़्यादा यूनिक है हमारा इंडिया, ठीक है। तो लेंदी क्यों हुआ, इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आखिर वाई इंडिया हैज़ एन लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्यूरियस आपको होना पड़ेगा। तो वहीं अब पोस्टमार्टम उसका होने वाला है। चलिए, तो पहला जो रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला रीज़न क्या हो। बुक से ही मैं देख रहा हूँ, कोई कंप्लेन मत करना। देखिए, बुक से ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने बुक से देख लिया। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कोशिश किया कि पूरे वर्ल्ड में जो भी अच्छा कुछ थोड़ा सा भी जो गुड पॉइंट्स है उन सब को अडॉप्ट किया जाए। सब जो गुड पॉइंट्स हैं, सारे जो गुड पॉइंट्स हैं उन्हें अडॉप्ट किया जाए।
क्या नहीं, अब कोई लोग बहुत बच्चे ये भी कहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स मेरी तरह ये भी कहते हैं कि इंडिया ने कॉपी किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। गलती से भी ये मत कहना कि इंडिया ने कॉपी किया है, क्योंकि इंडिया ने, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे टीचर ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था, उनका नाम है कृषांगी शर्मा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था। देखिए, मान लेते हैं कि आप एक बिल्डिंग में हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक बिल्डिंग में हैं। अब इस बिल्डिंग में आप एकदम चौथे फ्लोर पे हैं और आप गए फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। अब इस फ्लोर पे आप चले गए भैया, अब इस फ्लोर में आप बैठ गए, घर में आप आ गए, ठीक है, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इस घर में बैठ गए, अब यहाँ पे जब गेट यहाँ पे है, अब यहाँ पे जब अंदर घुसे तो यहाँ पे एसी चल रहा था, आपने देखा एसी चल रहा था। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हमारे गांव में हम लोग सोच रहे हैं, नहीं सॉरी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हम सोच रहे थे कि हमारे घर में कूलर है, लेकिन यहाँ पे एसी में थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो अब आपने सोचा कि चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूलर ही लाएंगे। आपने सोचा कि हम लोग कूलर ही लाएंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। आपने देख लिया, साक्षात देख लिया कि एसी जब चल रहा है तब ज़्यादा ठंडक है, कूलर जब चलेगा उतना ठंडक नहीं होगा, फिर भी आपने बोला कि मैं किसी और का कॉपी नहीं करूँगा। अरे आप, एक और एग्जांपल, यहाँ पे आप घर में घुस गए, एसी में, यहाँ पे एक बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है, बड़ा सा सोफे पे यार आराम से आप बैठे। अब उसके बाद एक ट्रे में चाय आ रही है, ट्रे में एक चाय आ रहा है। अब इस ट्रे को आपने देखा, ये बड़ा ही कलरफुल था ट्रे। अब ट्रे आया और गलती से आपने चाय पकड़ा और ट्रे छूट गया। अब आपका प्राण सूख गया। अब क्या होगा, अब तो ट्रे छूट गई, अब तो फूट जाएगा, लेकिन ट्रे फूटा नहीं, क्योंकि ट्रे जो था वो स्टील का बना था, लेकिन उसका जो कलर था वो लगा कि एकदम कांच का है। तो उससे क्या हुआ कि आपने एक और दिमाग में सोचा, आपकी जो दीदी थी वो भी सोच रही थी कि एक ट्रे लेना पड़ेगा कांच का, लेकिन अब आपने कहा कि अब हम लोग आपके दिमाग में तो ये आ गया कि अगर हम लोग स्टील का ऐसा कुछ लेते हैं तो फ़ायदा करेगा, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो जो अपना दिमाग लगाने वाला चीज़ है वो तो बेवकूफ़ी हो गया कि नहीं हो गया। आपने देखा, दूसरों की गलती से सीख, आपने कहीं सुना होगा, तो आपने दूसरों की गलती से कुछ सीखा, दूसरों के बढ़ियापन से कुछ सीखा, तो वहीं आपने अडॉप्ट किया, कॉपी तो किया ही नहीं। तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन गुड पॉइंट्स को अडॉप्ट किया है। एक मतलब बेस्ट एक लाइन है जो है बेस्टम बेस्ट। इसका मतलब इतने लोग हैं, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ खूबी है। अब आपको 2 लोग चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, अब क्या चाहिए, ठीक है, आप मतलब कोई कंपनी के हेड हैं, तो आप इनमें से बेस्ट को ना चुनेंगे, कोई थोड़े से ख़राब होंगे तो उनको थोड़ी चुनेंगे। यही बस बात है, बस यही समझना था आपको, यही समझना था। तो पहला पॉइंट हो गया कि गुड पॉइंट्स चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लेंथीएस्ट का। देखिए, इंडिया में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत ज़्यादा लोगों के लैंग्वेज हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के रेसेस हैं, ठीक है। और इंडिया मतलब मान लेते हैं कि इतना बड़ा इंडिया है, हर एक टाउन, हर एक विलेज, सब जगह का एक अलग अलग क्या है, अलग अलग ट्रेड है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक पार्ट का अलग, बस ऐसा नहीं है, ये एक पार्ट का अलग, ये एक पार्ट का ऐसा नहीं है। हर एक छोटे से पार्ट का अलग अलग क्या है, ट्रेड्स, क्या है, कस्टम्स है, क्या है, रेसेस हैं, क्या है, रिलीजियस है, क्या है, लैंग्वेजेस है। अब इन सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, कस्टम्स को क्या करने के लिए, डील करने के लिए भाई सबको इक्वल जस्टिस चाहिए। सबको इक्वल जस्टिस देने के लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग लगा, तो उसके चलते ज़्यादा स्पेस भी लगेगा। आप इतना सोच रहोगे, आपको लिखना है इतना, तो आपको स्पेस भी तो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा तो लिखना भी पड़ेगा ना। तो क्या आप क्या लिख सकते हो, आपके बुक में जो लिखा है वही मैं लिखूँगा, कोई बाहर से मैं नहीं लिखूँगा। हाँ, जस्टिस के लिए, बस जस्टिस मैं लिख रहा हूँ। सबको जस्टिस मिलना चाहिए भैया, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई?
चलिए अब दूसरा नहीं, एक दो, हाँ तीसरा जो मेन टॉपिक है, मेन जो रीज़न है लेंथीएस्ट के लिए, वो है क्या बताइए। देखिए फॉरेन लोग जो फॉरेन इंटरफेरेंस के चलते ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया, उसके चलते ये मैं एक सेकेंड थोड़ा सा ये मैं रब कर देता हूँ। तो ब्रिटिश एम्पायर के चलते ना उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बिगाड़ दिया था इंडिया को, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी क्या होता है, हाँ बेरोजगारी, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा याद रखिए, बेरोजगारी तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, सब कोई मतलब इन्होंने क्या किया। अब ब्रिटिश एम्पायर के पास सब कोई काम कर रहा था भैया, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जब चला गया तो काम भी तो बंद हो गया। एक पॉइंट अच्छा हुआ कि सब कोई मतलब ब्रिटिश एम्पायर चला गया तो रूल खत्म हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मेन आ गया, अनटचेबिलिटी आ गया, कास्टिज्म आ गए। तो इन सब को जल्दी से जल्दी टैकल करने के लिए जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा सोच चाहिए। अब ऐसा सोच चाहिए कि फिर से आगे में कोई और रूल ना कर ले, और फिर अगर आगे में कोई रूल करे तो कैसे हैंडल करना है, सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचा गया, ठीक है। तो उसके चलते और वॉल्यूम ऐड होता गया। आपकी बुक में जो लिखा है इसमें क्या पॉइंट मैं बनाना चाहूँगा, टैकल द प्रॉब्लम्स, ठीक है, टैकल द प्रॉब्लम्स। चलिए फिर एक पॉइंट है, आपकी बुक से ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। फिर एक पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थे। कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो कोई कैबिनेट सिस्टम का कोई गवर्नमेंट था। सब कोई अलग अलग अपने गवर्नमेंट रख रहे थे। अब इंडिया के जो कंस्टिट्यूएंट मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो बहुत ज़्यादा दिमागु लाल थे, बहुत ज़्यादा क्लेवर। उन्होंने एक सोचा कि एक ही ना अडॉप्ट करके हम सारे जो हैं उनका सिंथेसिस ले लें। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें अगर इतने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई फलाना ढिमकाना। अब कोई अगर देश को लेना है तो कोई क्या करेगा, कोई इसको ले लेगा या फिर कोई इसको ले लेगा। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया, सबका सिंथेसिस ले लिया, एक को भी छोड़ेगा नहीं, और जो खराब है उसे तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो गवर्नमेंट बस मैं लिखता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपके बुक में देख रहा हूँ, ठीक है। बस इसके बाद और कुछ नहीं है। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट्स के चलते, अमेंडमेंट्स भी तो हो रहे हैं। अमेंडमेंट्स को एक और नाम होता है जो मैंने आपको बताया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस होता है कि नहीं होता है। तो चेंजेस, अमेंडमेंट्स आते रहे, उसके चलते और वॉल्यूम बढ़ता रहा। तो ये बस मेन रीज़न हो गया किसका, लेंथीएस्ट का, क्यों इंडिया इतना लेंथी है। तो बस ये हो गया आपका रिटन लेंथी। पहला आपको फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हो गया। अब जो टॉपिक है वो है इंडिया का दूसरा फीचर वो है, मैं 2 यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2 यहाँ पे लिख दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं। तो अब मैं लिखता हूँ जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर, and Unitarian spirit. क्या मतलब हुआ इसका, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। देखिए पहले फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। देखिए ये दूसरा टॉपिक है, दिख तो नहीं रहा होगा आप, लेकिन मैं बता दूं दूसरा टॉपिक है। फिर कोई कहेगा कि आप कहीं और कर बता रहे हैं, तो वो मैं नहीं चाहता, एकदम नहीं चाहता कोई ऐसा कहे। फेडरल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। देखिए कोई भी कंट्री, इंडिया की बस बात करते हैं। इंडिया जो है, मान लेते हैं कि इंडिया है, तो इसकी जो पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास तो मेन पावर होता है, इसकी जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड,
हैज़ बिन डिवाइडेड, इसका मतलब कि जो सेंट्रल हैं और जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, यही सी बात, ठीक है। तो सेंट्रल के पास जो पावर है वो ज़्यादा होता है, स्टेट के पास थोड़ा सा पावर कम होता है। तो यहाँ पे बस पहला पॉइंट लिखेंगे कि पावर्स आर डिवाइडेड, पावर्स आर डिवाइडेड। देखिए, फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है इसी के रिलेटेड। इट मीन्स दैट जो पावर्स हैं वो क्या है, क्लियर कट वे में डिवाइडेड हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये सेंट्रल का है और ये स्टेट का है, दोनों में अब कोई भी झोल नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा झोल नहीं होगा कि नहीं ये तो पावर मेरे पास भी था, ये तो पावर मेरे पास भी था, ऐसे वाद विवाद नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्प्यूट्स बिटवीन द पावर्स। तो क्लियर कट वे यानी ब्लैक एंड वाइट में डाला गया है पावर्स को, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर तीसरा जो पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है कि ये अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये कोई स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में कभी कभी डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब विवाद, ठीक है। तो उसको सेटल करने के लिए एक हीरो है जिसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कौन है? ये एक हीरो है। अब क्यों हम लोग हीरो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि ये मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावर इसके पास होता है, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। मेन हीरो यही है पूरे मूवी का, ठीक है। तो ये तो होगी फेडरल स्ट्रक्चर की बात, कि पावर्स जो हैं बटे हुए हैं। यूनिटरी इन स्पिरिट की बात कर लेते हैं। यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब आखिर है क्या? मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैं बुक से ही देख रहा हूँ। देखिए, जो सेंट्रल के पास ना, सेंट्रल के पास सारी जो इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट पावर्स किसके पास हैं? सेंट्रल के पास। सेंट्रल कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सारे जो इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं किसके पास हैं? सेंट्रल पावर के पास। जैसे डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, सब कुछ, ठीक है। तो पहला पॉइंट यूनिटरी इन स्पिरिट का क्या है? ये। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो सेंट्रल के पास है ज़्यादा थोड़ा सा फाइनेंस होता है, यानी, ठीक है, रोकड़ा बुक में ऐसे नहीं लिखा है, बस फाइनेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स, एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स। फिर मेन जो यूनिटरी इन स्पिरिट का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई भी इमरजेंसी प्रोविज़न हुआ, अगर कोई भी इमरजेंसी प्रोविज़न हुआ, तो उस केस में जो कंट्री है, पहले कंट्री कैसे थी? पहले कंट्री ऐसे थी कि यहाँ पे इतने पावर से सेंट्रल के पास, इतने पावर स्टेट के पास। अब क्या हो जाएगा? सारा जो पावर हो जाएगा वो चला जाएगा सेंट्रल के पास, और उस स्टेज में कंट्री एक यूनिट में चलेगी, पूरी यूनिटरी में चलेगी, सारे पावर्स। बस यही फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्पिरिट की बात है, और कुछ समझने की बात ही नहीं है। देखिए, पेन भी नीचे गिर गया, बोल दिया कि अब आगे बढ़ा जाए। चलिए थोड़ा सा उठा देता हूँ, नहीं चलिए। अब फिर जो तीसरा चीज़ है वो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ इस तरीके से। तीसरा जो चीज़ है वो है कैबिनेट सिस्टम। क्या चीज़ है ये कैबिनेट सिस्टम? किस चीज़ का कैबिनेट है? देखिए, इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, कैबिनेट सिस्टम मतलब जो रियल पावर है, जो रियल पावर है वो किसके पास है? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है पीएम। इट मीन्स दैट द रियल पावर इज इन द हेड, इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट का क्या हाल है? प्रेसिडेंट क्या करेंगे?
ये एक नॉमिनल हेड है, इनके पास भी काफ़ी पावर्स हैं। कई लोग समझते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, लेकिन इनके पास भी काफ़ी पावर्स हैं। एक सेकंड, हमारे घर में थोड़ा सा शोर हो रहा है, बाहर में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, थोड़े से मैं रुक देता हूँ जब तक उनका कंस्ट्रक्शन रुक ना जाए, सॉरी फॉर डैट। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है वो दोनों एकदम कांस्टेंट टच में रहेंगे। यानी एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर कौन सा लॉ बना रहा है, अगर लेजिस्लेचर के जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट है। तो ये सब किसको रेस्पॉन्सिबल हैं, प्राइम मिनिस्टर को, जो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के अंदर है। ये बस बात समझनी है आपको। तो ये तीसरा टॉपिक भी, तीसरा फीचर भी हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। तो चौथा जो फीचर है वो आपके बुक में लिखा है, वो है क्या, एक सेकेंड, वो है सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट। देखिए मैंने कभी सोशलिस्ट बोला, कभी सेक्युलर, उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज से जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं बड़ी ही दिक्कत होती है मुझे उन्हें प्रोनाउंस करने में। देखिए सेक्युलर स्टेट मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत सिंपल, मैं जो बताया था वही चीज़, ठीक है। इंडियन सेक्युलर स्टेट मतलब मतलब कि सब कोई जो आदमी है वो इक्वल है, एवरीवन इज़ इक्वल। वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई मायने नहीं रखता, सारे जो लोग हैं वो इक्वल हैं। किसके आगे, बिफोर लॉ, किसके आगे, लॉ के आगे सब कोई इक्वल है। बस ये आ गया आपका, ये कौन सा, एक सेकंड मैं बस देखना चाहूँगा कि ये कौन सा फीचर था। उसके बाद ये चौथा था, अब पांचवा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, वो है वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, ये मेन फीचर है। देखिए क्या इसका मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। देखिए इंडिया पार्लियामेंट जो है उसको तो देखिए मतलब मान लेते हैं कि ये इंडिया है, मैं बस रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं भारत माता मतलब इंडिया जो नक्शा है, मैप एकदम एक्यूरेट नहीं बना सकता और नहीं थोड़ा मोड़ा भी बना सकता हूँ। देखिए इंडिया के इंटरनल जो डेंजर्स हैं, इंटरनल में जो डेंजर्स है उससे तो बचाना ही है, पार्लियामेंट को उससे तो बचाना ही है, और बाहर से कोई अटैक ना कर दे उससे भी बचाना है, भैया। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को लोगों का वेलफेयर भी तो देखना है, इंडिया को नहीं मतलब पार्लियामेंट को इंडिया के लोगों का वेलफेयर भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक लगाया गया है। इसके ऊपर पूरा एक बड़ा सा एकदम चैप्टर भी है, पढ़ेंगे हम लोग, बस छोटा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में भी ये भी एक फीचर है, बस वेलफेयर के लिए ये लगाया गया है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके बाद वाले में पढ़ेंगे, बस 1-2 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले एक मेज़र देख लेते हैं वेलफेयर स्टेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मेज़र है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मेज़र हुआ था, मैं हैशटैग स्टार में दे देता हूँ एक तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिड डे मील। कैसा मिड डे मील, देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनको मिड डे मील जो है वो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में जो है ये वेलफेयर एक छोटा सा एकदम छोटा सा कदम उठाया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया उठाया तो गया। फिर छठवा जो है वो है क्या, एक सेकंड में इधर से लिखूँगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने समझाया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में, फिर से समझाता हूँ। सॉवरेन मतलब इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर फ्री है,
क्या है, फ्री है। कोई भी बाहर का आदमी नहीं बोल सकता इंडिया के अंदर आके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है इसे अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। नहीं, और आप कहीं और से भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से ही देखिए, मैं उतना भी बढ़िया टीचर नहीं हूँ। फिर डेमोक्रेटिक मतलब जो पीपल हैं, रियल पावर किसके पास है, लोग के पास, हमारे पास, हम चाहेंगे तो कुछ भी करेंगे। फिर रिपब्लिक मतलब कोई भी हेरेडिटरी राइट नहीं है, हेरेडिटरी राइट एकदम नहीं है। अब राजा का बेटा राजा बनेगा ही नहीं, ठीक है, राजा वहीं बनेगा जो इलेक्ट होगा। तो बस यही है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, आप शायद आपने देखा होगा, फंडामेंटल राइट। इसके ऊपर भी वीडियो बनेगा, जी हाँ बनेगा, सब कुछ बनेगा, सारे चैप्टर्स का बनेगा, ठीक है, बस सिविक्स का नहीं, सारे चैप्टर्स का, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ग्रामर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मैं सिविक्स से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। और आप शायद बहुत देर बाद ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मैं इतना पॉपुलर अभी तक हुआ नहीं हूँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स शायद कोई देखेगा भी नहीं आगे भी जाके, बट कोई ना कोई तो देख रहा होगा, खुशकिस्मत। फंडामेंटल राइट्स भी देखिए, मैं इस साइड आ जाता हूँ। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। 7th फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, यानी राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ दिया गया है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से एक माइनस किया गया है बाद में, जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या चीज़ है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसमें आपके बुक में भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस लिखा गया है कि राइट ऑफ लिबर्टी, ये सब लिखा गया। उसके बाद 8वां, हम लोग धीरे धीरे अब नज़दीक पहुँच रहे हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने में। 8वां क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका जो मेन एम है, मैं आपको बस सिंपली बता देता हूँ। इसका जो मेन एम है आपके बुक में जो लिखा गया है वो मैं बताता हूँ। जो भी सोशल या फिर इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल जो जस्टिस है उसे देना, सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी देना, ठीक है, और वेलफेयर देखना, यही इसका मेन एम है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसमें आपके बुक में भी ज़्यादा दिया नहीं, इसलिए मैंने भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं। चलिए, क्योंकि सब कुछ मतलब आउट ऑफ योर हेड होने लगेगा, ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही रखा करिए। फिर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसका मतलब क्या, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये कोई सेंट्रल है, ये कोई स्टेट है, या फिर 2 स्टेट आ गए, दोनों स्टेट के बीच में हो गया डिस्प्यूट, लड़ाई, दंगे फसाद होने लगे, या फिर कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया। कौन सबका हेड है, कौन सबका हीरो है, कौन सबके नेताजी हैं, कौन सबके बाबूजी हैं? सबके बाबूजी कौन है, एक सेकंड, सबके बाबूजी हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैंने बाबूजी इसलिए कहा क्योंकि अच्छे से आपको याद रहेगा। बाबूजी कौन है भैया, सुप्रीम कोर्ट बाबूजी हैं, सबको देख लेंगे, ठीक है, सबके परदादा जी हैं। लड़ाई झगड़ा करोगे, आ जाओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे लड़ाई झगड़ा करना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबको देखता है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, कोई भी इसे रोक ही नहीं सकता, ठीक है। बस ये हो गया 9वां। फिर 10वां जो पॉइंट आपके बुक में लिखा है, मैं इस टाइप में आ जाता हूँ, वो क्या है, वो है इलेक्शन का, कि कितने एज पे कोई आदमी इलेक्शन में जा सकता है या फिर किसी को भी वोट दे सकता है, जो है यूनिवर्सल एडल्टहुड फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्टहुड फ्रेंचाइज, इसका मतलब कोई भी अगर आदमी 18 साल का हो गया, 18 साल का
या फिर अबव, कोई भी आदमी 18 ईयर्स और अबव अगर हो गया तो वो किसी को भी वोट दे सकता है या फिर कोई भी इलेक्शंस में आ सकता है। फिर एक जॉइंट इलेक्टोरेट्स है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन के आदमी को वोट दे सकता है, ठीक है। मतलब क्या कहलाता है, फॉरेन ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया था कि ऐसा मतलब डिवाइड एंड रूल का ऐसा मतलब सिस्टम एकदम ठोक दिया था कि जो आदमी हिंदू है या फिर कोई भी आदमी मुस्लिम है, हिंदू आदमी हिंदू को ही वोट देगा, मुस्लिम आदमी मुस्लिम को ही वोट देगा, ऐसा बना दिया था इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब है कि हिंदू मुस्लिम को भी देगा, मुस्लिम हिंदू को भी देगा, ठीक है। अब एकदम पीस हो जाएगा इन दोनों की। कोशिश पूरा किया जा रहा है कि ये सब छोटे मोटे जो फालतू की बात के जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, हिंदू फालतू का भड़क गया, मुस्लिम फालतू के भड़क गए, तो ये सब ख़त्म हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये हो गया। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल सिटीजनशिप। लास्ट टॉपिक, लास्ट फीचर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मुझे समझाना है आपको तो मुझे कम से कम 500 से 600 वीडियोस बनाने पड़ेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे अच्छे से समझाना है, और वो वीडियो आधे आधे घंटे के होंगे प्रत्येक। तो सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही कोई नहीं समझ सकता कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। बस प्रीएम्बल जो समझाता है वो हम समझ सकते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, इसका मतलब बस एक फ़नी टाइप का मैं अगर आपको बनाऊँ तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि ओ पाजी, उरी बाबा, एन्ना पोना रसगुल्ला, का हलवा। सबसे पहले आप क्या हो, भारतीय नागरिक। इसका मतलब ये इसका अर्थ ये है कि आप पंजाबी, बंगाली, उरी बाबा, तमिलनाडु, एन्ना पोना रसगुल्ला, बिहारी, का हलवा, सबसे पहले आप क्या हो, इंडियन हो। इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा आपको, इंडियन होने का बस हक है, इंडियन होने का सिटीजनशिप मिलेगा। अब आप पूछोगे डबल सिटीजनशिप भी होता है क्या? जी हाँ, जो यूएसए है इसके पास डबल सिटीजनशिप है, ठीक है। क्या है? डबल सिटीजनशिप है यूएसए के पास। इसका मतलब आप अगर यूएसए में कहीं एक जगह रह रहे हैं तो उसका एक आपका वो होगा, सिटीजनशिप होगा, और यूएसए का तो होगा ही होगा। तो ये बात होगी। तो यहीं पे आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। और चैप्टर जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, क्योंकि लाइक वाइक आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप कमेंट करिए तो पता चलेगा कि कैसे और वीडियोस हमको बनाना।